गरीब ससुराल वालों पर बारिश का कहर। अरे आ गए आप, ये लीजिए पानी। आज आपको आने में देरी हो गई। आज सेठ ने बहुत ज्यादा काम दे दिया था। करते करते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। रमा, जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। मैंने आपसे सुबह ही तो कहा था कि घर में राशन का एक दाना भी नहीं है। आज आपकी पगार मिलने का दिन था, मुझे लगा आप आते हुए सामान लेकर आएंगे। रमा, सेठ ने आज मेरी तनख्वाह नहीं दी। सेठ का काम आज कल ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए इस महीने तनख्वाह आने में समय लगेगा। लेकिन मैं घर वालों को क्या खिलाऊंगी? उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अब सब क्या खाएंगे? हाँ, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। इतना बोलकर राम अपने परिवार के लिए खाने का सामान लेने के लिए जाता है, लेकिन उसकी जेब में सिर्फ 20 रुपए ही होते हैं, जिस वजह से वो 20 रुपए के 2 पराठे ले आता है। उन 2 पराठों को ही पूरा परिवार मिल बांट कर खाता है। राम का परिवार बहुत ज्यादा गरीब होता है। राम के पिता मोहन काफी बूढ़े होते हैं, जिस वजह से वो कुछ काम नहीं कर पाते और घर की सारी जिम्मेदारी राम पर ही होती है। राम एक मील में मजदूरी करता है, जिस वजह से उसकी तनख्वाह बहुत कम होती है और कम तनख्वाह होने की वजह से घर को चलाने में काफी परेशानी होती है। माँ, मैं कब से कह रही हूँ कि घर की छत ठीक करवा दो, कुछ दिनों में बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा। पायल, तू तो जानती है ना, हमारे पास घर चलाने के लिए ठीक से पैसे नहीं है, तो हम छत कैसे ठीक करवाएंगे। जब बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा तो छत के नीचे बर्तन रख देना, जो भी पानी होगा इस बर्तन में आ जाएगा और घर में पानी नहीं फैलेगा। देखते देखते बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। शुरू में तो राम के परिवार को कुछ ज्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है बारिश तेज होने लगती है, जिससे सारे परिवार को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पायल, माला, जल्दी से ये सारे बर्तन रख दो, नहीं तो सारा पानी घर घर में फैल जाएगा। माँ जी, बर्तन रख दिए हैं, लेकिन बारिश बहुत तेज हो रही है। हाँ माँ, पहले तो सिर्फ 1 या 2 जगह से बारिश का पानी घर के अंदर आ रहा था, लेकिन अब तो इतनी सारी जगहों से पानी बाहर आ रहा है। इस तेज बारिश की वजह से देखो छत कितनी जगह से टूट गई। पायल इतना बोल ही रही होती कि बारिश और तेज होने लगती है, जिससे उनकी पूरी की पूरी छत टूट जाती है और सारा पानी उनके घर में आ जाता है। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? सारा का सारा पानी घर में आ गया। हम सबको जल्द से जल्द किसी ऐसी जगह पर जाना होगा जहां हम इस तेज बारिश से बच पाएं। सारा का सारा परिवार तेज बारिश में भीगता हुआ किसी ऐसी जगह पर जाने के लिए निकल जाता है जहां बारिश के पानी से वो बच सके। लेकिन किस्मत के मारे इन लोगों को ऐसी कोई भी जगह नहीं मिलती, जिस वजह से इन्हें कई घंटों तक बारिश में भीगते हुए चलना पड़ता है। बारिश में भीगने की वजह से रमा की बेटी पिंकी की तबीयत खराब हो जाती है। माँ, सर में बहुत दर्द हो रहा है। भाभी, पिंकी का तो बदन तप रहा है। हमें जल्दी से किसी ऐसी जगह जाना होगा जहाँ बारिश के पानी से हम बच सकें। वहाँ देखो, सामने बहुत बड़ा पेड़ है। इस पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं, कम से कम बारिश से तो बच पाएंगे। सारा परिवार उस बड़े से पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है और बारिश के थमने का इंतजार करता है, लेकिन बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी और कई घंटों के बाद बारिश हल्की सी शांत होती है। माँ, 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, बहुत भूख लग रही है, कुछ खिला दो। बेटा, इस बारिश में मैं तुम्हें क्या खिलाऊं, और खिलाने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। ये ले राम, 10 रुपए, मेरे पास इतने ही है। सामने चाय की दुकान है, वहाँ से जाकर पिंकी के लिए कुछ खाने के लिए ले आ। राम जल्दी से चाय की दुकान पर जाता है और ब्रेड का पैकेट खरीद कर ले आता है, लेकिन जैसे ही राम पेड़ के पास आता है वैसे ही बारिश और तेज हो जाती है और तेज हवा चलने लगती है। हवा इतनी तेज होती है कि जिस वजह से सारा परिवार उस पेड़ को पकड़कर खड़ा हो जाता है। बारिश और हवा की वजह से राम के हाथों से वो ब्रेड का पैकेट पानी में बह जाता है। सारा परिवार 2 दिन तक भूखा प्यासा उस पेड़ के नीचे ही रह रहा था। 2 दिन लगातार बारिश में भीगने से और भूखे पेट रहने से सारे परिवार की हालत खराब हो गई थी। अब मेरे में और हिम्मत नहीं बची है माँ, लगता है मैं नहीं बच पाऊंगी। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। नहीं मेरी बच्ची, ऐसा मत बोल, तुझे मेरी भी उम्र लग जाए। हाँ पायल, ऐसा मत बोलो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लगता है भगवान हमारी कोई परीक्षा ले रहा है। लेकिन कब तक भगवान हमारी ऐसी ही परीक्षा लेता रहेगा? सारा परिवार इस बारिश की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है कि तभी एक तेज आंधी आती है, जिसके चलते वो पेड़ जिसके सहारे से सारा परिवार 2 दिन से बारिश से बच रहा था, वो पेड़ टूट जाता है। फिर से सारा परिवार भयंकर बारिश में भीगने लगता है। सब के सब ऐसी जगह ढूंढने में लगे होते हैं जिससे वो बारिश से बच सके, लेकिन कोई भी उन्हें ऐसी जगह नहीं मिलती है। अरे मेरा पैर, मेरा पैर! क्या हुआ पिताजी? बेटा, लग रहा है मेरा पैर किसी गड्ढे में फंस गया है। बारिश के पानी की वजह से मोहन को सड़क पर हुआ गड्ढा दिखाई नहीं देता, जिस वजह से उसका पैर गड्ढे में फंस जाता है। राम अपने पिता के पैर को उस गड्ढे से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन बारिश के तेज होने की वजह से राम को काफी परेशानी हो रही होती है। बेटा तू चला जा,
लगता है मेरा समय करीब आ गया है। पिताजी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको ऐसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। राम अपनी पूरी कोशिश करता है, जिसके बाद वो मोहन का पैर गड्ढे से निकाल देता है। अब दोबारा से सारा परिवार बारिश में भीगता हुआ इधर से उधर भटक रहा होता है कि तभी उन्हें एक घर दिखाई देता है, जिसके नीचे जाकर सारा परिवार खड़ा हो जाता है और थोड़ा बहुत बारिश से बचता है कि तभी उस घर की मालकिन बाहर निकलती है। आप लोग कौन हैं? मालकिन, इस बारिश की वजह से मेरे घर की छत टूट गई, मेरा सारा परिवार बेघर हो गया। बारिश का पानी हमारे घर में आ गया, जिस वजह से मेरे पूरे परिवार को 4 दिनों से लगातार इस बारिश में इधर उधर भटकना पड़ रहा है। मेरी बेटी और पोती की भी तबीयत बारिश में भीगने की वजह से बहुत खराब हो गई है। हमने आपका घर देखा, इसलिए हम इसके नीचे आकर खड़े हो गए ताकि हम इस बारिश से बच सके। जैसे ही बारिश रुक जाएगी वैसे ही हम यहाँ से चले जाएंगे। आप कृपया करके हमें जब तक यहाँ रहने दीजिए। रानी बहुत अमीर सेठानी होती है। अमीर होने के बावजूद भी उसमें किसी भी तरह का कोई घमंड नहीं होता। माला का परिवार को देखकर उसे बहुत बुरा लगता है, जिस वजह से वह उसके सारे परिवार को अंदर बुलाती है और उन्हें खाने के लिए खाना और कपड़े दे देती है। और जब तक बारिश रुक नहीं जाती तब तक वह उन्हें अपने घर में रहने को भी कहती है। आप हमारे लिए किसी देवी से कम नहीं हो। इस बारिश में किसी ने भी हमारी मदद नहीं की, लेकिन आपने हमारी मदद की। आपने हमें अपने घर में रखा, खाने को दिया, पहनने को कपड़े दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ना होती तो ना जाने मेरे परिवार का क्या होता। आप कैसी बातें कर रही हैं? ये तो मेरा फर्ज था। अगर एक इंसान के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? जिसके बाद रानी देवी रमा के पति को अपने पति के ऑफिस में काम दिला देती है। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में ये भयंकर बारिश रुक जाती है और एक चमकता सूरज निकलता है। कुछ महीनों के अंदर राम के परिवार की सारी परेशानी दूर हो जाती है और वो एक पक्का मकान खरीद लेते हैं, जिस वजह से कभी भी बारिश का पानी उनके घर में नहीं घुसता और सारा परिवार खुशी खुशी जिंदगी गुजारता है। ससुराल। भरतपुर स्टेशन मुसाफिरों की भीड़ भाड़ से भरी होती है। वहीं एक गरीब गर्भवती बहू फटी पुरानी साड़ी पहने टोकरी लिए चिलचिलाती गर्मी में घूम घूम कर चाय समोसे बेच रही होती है। चाय ले लो चाय, गर्मा गर्म खस्ता समोसे और चाय। तभी ट्रेन की खिड़की से एक औरत कहती है, अरे ओ समोसे वाली, कितने के बेच रही हो समोसे? 10 के 2 समोसे हैं बहन जी, एकदम खस्ता समोसे हैं और साथ में कुल्हड़ वाली चाय भी ले लीजिए। ठीक है, जल्दी से 2 कुल्हड़ वाली चाय और समोसे दे दो। मधु जल्दी से उस औरत को खिड़की से चाय और समोसे दे देती है। तभी ट्रेन चलने लगती है और मधु भागने लगती है। बहन जी, ट्रेन खुल गई है, जल्दी से मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। भागते भागते मधु के पैर में पत्थर से ठेस लग जाती है और वो गिरने ही वाली होती है। तभी एक अमीर लड़की उसे संभाल लेती है। तुम ठीक तो हो? तुम प्रेग्नेंट हो? तुम्हें ऐसी हालत में भागना नहीं चाहिए। अचानक दोनों की नजर आपस में टकरा जाती है और गरीब मधु की आंखों में आंसू भर जाते हैं। ये तो लावण्या है, मुझे यहाँ से जाना होगा। मधु अपना हाथ छुड़ाकर भागती हुई भीड़ में कहीं खो जाती है और लावण्या कहती है, क्या मेरी आंखों ने मधु को देखा? मुझे उसे ढूंढना होगा। लावण्या चारों तरफ मधु को ढूंढने लगती है। तभी उसे फटी चिटी साड़ी में मधु भागती हुई दिखाई देती है और लावण्या उसका पीछा करने लगती है। तभी मधु रेलवे स्टेशन की गंदगी में बनी एक झोपड़ी में घुस जाती है और लावण्या भी वहां आ जाती है। चारों तरफ मक्खियां भिनभिना रही होती हैं। जहां खटिए पर बीमार बनवारी सोया हुआ था और गीता और गौरी गर्मी में बैठी हुई थी। मधु, ये क्या हालत बना रखी है तूने? और ये सब लोग कौन हैं? मधु डबडबाई आंखों से लावण्या को देखती हुई कहती है, ये सब मुझ गरीब बहू के ससुराल वाले हैं। आखिर अमीर लावण्या का मधु से क्या रिश्ता है और किन कारणों से मधु को अपने ससुराल वालों के साथ रेलवे स्टेशन की गंदगी में रहना पड़ रहा है? सब कुछ जानने के लिए हमें कहानी में पीछे जाना होगा। मधु आंगन में बैठी चिलचिलाती गर्मी के चूल्हे पर खाना बना रही होती है। तभी एक महंगी गाड़ी उसके दरवाजे पर आती है जिसमें लावण्या बैठी होती है। मधु, कहाँ रह गई? जल्दी आ, वी आर गेटिंग लेट। बस आ गई। पसीने से भीगी हुई मधु भागकर गाड़ी में बैठ जाती है और दोनों कॉलेज आती हैं, जहां लावण्या एक लड़के को देखकर कहती है, ओ तेरी यार, ये लड़का कितना डैशिंग और गुड लुकिंग है। लावण्या, उसे ताड़ना बंद कर, हम कॉलेज पढ़ने जाते हैं। यार तू एकदम किताबी कीड़ा है, जब देखो किताबों में घुसी रहती है। अच्छा सुन, कल मेरा बर्थडे है, तुझे आना होगा। लावण्या, तू तो जानती है मैं कितनी गरीब हूँ और तू अमीर। मैं अमीरों की पार्टी में आकर क्या करूंगी? तो फिर शुरू हो गई ना, मुझे लोगों से मतलब नहीं, तू बस मेरी सहेली और हमेशा रहेगी। अमीर गरीब होने के बाद भी दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। कुछ दिनों बाद लावण्या की शादी हो जाती है तो वहीं मधु की शादी भी गीता देवी के परिवार में तय हो जाती है। मधु बिटिया, तू खुश तो है?
हाँ पिताजी, मगर सूरज का परिवार समृद्ध है। भले ही उन्होंने हमसे दहेज नहीं मांगा, मगर जिस तरह की शादी वो चाहते हैं, हम गरीब उतना खर्चा कहाँ से करेंगे। मधु, तू बचपन से बिन माँ की बेटी है। मैं नहीं चाहता कि जो गरीबी के दिन तूने अपने मायके में जिए हैं वो ससुराल में जिए। सूरज एक जिम्मेदार लड़का है, अच्छा खाता कमाता है, 2 कारखाने हैं उसके। तू उनके घर में खुश रहेगी। पैसे की तंगी के कारण दामोदर अपनी घर जमीन बेचकर मधु की धूमधाम से शादी कर देता है। मधु के ससुराल में सास ससुर, एक ननद और पति सूरज होता है। कुछ दिनों तक मधु की जिंदगी खुशियों से भरी गुजरती है और वह गर्भवती हो जाती है। मगर कुछ दिनों बाद सूरज के कारखाने घाटे में डूब जाते हैं। अरे क्या हुआ सूरज बेटा, तू इतना परेशान क्यों नजर आ रहा है? माँ, राज्य कोष ने राशन के दाम में बदलाव जारी किया है। मेरे कारखाने घाटे में डूब गए हैं। बैंक के लाखों का कर्जा माथे पर चढ़ गया है। ये सुनकर गीता की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो बोलती है, अब क्या होगा? बिना रोजगार के इस घर की रोजी रोटी कैसे चलेगी? और अभी तो गौरी की शादी भी करनी है, तेरे बाबूजी की दवाइयाँ, ये सब कुछ कैसे होगा? माँ जी चुप हो जाइए, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, वो सब ठीक कर देगा। धीरे धीरे घर में पैसे की तंगी छा जाती है। ऐसे में सूरज भी दिन रात शराब पीता है, जिसे देखकर मधु काम ढूंढने निकल जाती है और सारा दिन भूखी प्यासी सड़कों पर इधर उधर भटकती हुई लोगों से काम मांगती है, मगर उसे कोई काम नहीं मिलता। जिसके बाद वह रेलवे स्टेशन पर चली आती है, जहाँ एक गरीब औरत स्टेशन पर घूम घूम कर समोसे बेच रही होती है। क्यों ना मैं भी स्टेशन पर समोसे बेचूं, मगर मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, पहले मुझे उसके लिए पैसे इकट्ठे करने हैं। ऐसा सोचकर गरीब गर्भवती बहू कड़ी गर्मी और धूप में स्टेशन पर ठेला खींचकर मुसाफिरों का सामान ढोकर पैसे इकट्ठे कर लेती है और अगले दिन से स्टेशन पर समोसे बनाकर बेचने लगती है। समोसे ले लो, समोसे, गर्मा गर्म खस्ता समोसे, साहब समोसे ले लो। ठीक है, 2 समोसे दे दो। मधु उस आदमी को 2 समोसे दे देती है, जिसे खाकर वो आदमी कहता है, अरे वाह, तुम्हारे समोसे तो बहुत ही स्वादिष्ट है, मगर सिर्फ ये सूखे समोसे जल्द से कोई नहीं खरीदेगा, इसलिए तुम इसके साथ चाय रखो भाई। उस आदमी के दिए विचार के साथ वह गर्भवती बहू समोसे के साथ चाय भी बेचने लगती है। इस बीच उस गर्भवती बहू पर एक और नई मुसीबत आ खड़ी होती है। उस शाम जब मधु समोसे बेचकर थकी हारी घर लौटती है तो वो देखती है उसके गरीब ससुराल वाले घर के बाहर बैठे हैं, जहाँ चारों तरफ घर का सामान इधर उधर फेंका हुआ होता है और सभी की आंखों में आंसू होते हैं। तभी गौरी आंखों में आंसू लिए भागकर मधु के गले लग जाती है। भाभी, अब ये घर भी हमारा नहीं रहा, ये घर भी हमसे छीन लिया गया, अब हम कहाँ जाएंगे? घबराओ मत गौरी, जब तक मैं हमारे रहने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं कर लेती, हम लोगों को रेलवे स्टेशन पर ही रहना होगा। ठीक है बहू। रेलवे स्टेशन पर आकर मधु और उसकी ननद और सास स्टेशन किनारे पटरी के एक हिस्से में झोपड़ी बनाकर रहने लगती हैं और सारा दिन स्टेशन पर गर्भावस्था में गर्मी में घूम घूम कर चाय और समोसे बेचकर अपने गरीब ससुराल वालों का पेट पालती है। पूरी कहानी जानकर लावण्या की आंखों में आंसू भर आते हैं। मेरे जाने के बाद तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया और तूने अपनी सहेली को इस लायक भी नहीं समझा कि मुझे सब बताए। लावण्या, तेरे जाने के बाद मुझ पर जो गुजरी है वो तेरी ये गरीब सहेली का दिल ही जानता है। जो हो गया उसे मैं बदल तो नहीं सकती, मगर अब तेरी ये सहेली तुझे रेलवे स्टेशन की गंदगी में नहीं रहने देगी, क्योंकि इस गंदगी में रहना तेरे और तेरे बच्चे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। ये कहकर लावण्या मधु और उसके गरीब ससुराल वालों के लिए एक अच्छा घर खरीद देती है और साथ ही मधु को पैसे देती है। ये लो मधु, ये पैसे तुम रख लो, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं कि मेरी प्यारी सी सहेली स्टेशन पर घूम घूम कर चाय बेचे। लावण्या, मैं ये पैसे नहीं ले सकती, तूने पहले ही मेरे लिए इतना सब कर दिया है, ये तेरा एहसान है मुझ पर, वरना मैं लाचार गर्भवती और मेरे गरीब ससुराल वाले उस रेलवे स्टेशन की गंदगी में ही रह रहे होते हैं। दोस्ती में एहसान नहीं देखा जाता, समझी? जीजा जी, ये पैसे आप लीजिए और कोई काम शुरू कीजिए। और मैं तो तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक अपनी सहेली के बच्चे को गोद में नहीं ले लेती और उसे जी भरकर प्यार नहीं कर लेती। लावण्या के दिए पैसों से सूरज नया काम शुरू कर देता है, तो वहीं लावण्या अपनी गर्भवती सहेली का दिन रात खूब ख्याल रखती है और उसे खुश भी रखा करती। अब कुछ दिनों बाद मधु एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है, जिसे देखकर लावण्या और मधु के ससुराल वालों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। इस तरह अपनी गरीब सहेली की जिंदगी बदलकर लावण्या भी अपने ससुराल लौट जाती है और जब कभी मधु और उसके बच्चे से मिलने आया करती तो उसके लिए ढेर सारे तोहफे लाती। आज तक दोनों की दोस्ती बरकरार बनी हुई है। असली दोस्ती वही है जो आपके दुख में काम आए, वो नहीं जो सुख में तो आपका सगा बनकर रहे और दुख देकर साथ छोड़ जाए।